हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बी चंद्रा में। मैं चंद्रभान आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ लेकर के। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 20 क्वेश्चन की बात की जाएगी और हमारा जो आज का हमारा पार्ट है वो है बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना आकलन भी कर सकते हैं और यहाँ से आपके कुछ चुनिंदा जो प्रश्न हैं वो आप इनको यहाँ से सीख भी सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो दोस्तों इसके पहले पढ़ाने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियो आपको हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। यहाँ पर तो मैंने मनोविज्ञान के वीडियो शुरुआत की है टेस्ट सीरीज़ की, लेकिन मैं आपको इतिहास के टेस्ट सीरीज़, भूगोल की टेस्ट सीरीज़, लगभग हर सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ आपको उसी तरीके से मैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देता रहूँगा। दोस्तों इस वजह से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी अगर बात आप कहना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे इस चैनल को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आज के अपने पहले इस सेशन की शुरुआत करते हैं और हम पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए वैयक्तिक भिन्नता, ऑप्शन बी अंतः संबंध, ऑप्शन सी निरंतरता, ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए हम बता देते हैं यहाँ पर जो सही होगा वो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, वैयक्तिक भिन्नता का। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता का। दोस्तों भगवान ने हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट गुण दिया हुआ है। कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं हो सकते हैं। उनके जीन्स में, उनके शारीरिक आकार में, आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से वो दोनों एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं और इन्हीं आनुवंशिक गुणों की वजह से उनमें जो सीखने की क्षमता होती है, सीखने की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो दोस्तों संवेगात्मक आधार पर, शारीरिक आधार पर, मानसिक आधार पर इस तरीके से व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले लगभग सभी व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, वो भी भले शारीरिक आधार पर एक दूसरे की तरह ही दिखते हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मानसिक गुणों में भी भिन्नता होती है, उनके काम करने की क्षमता पर भिन्नता होती है, उनकी गति पर भी भिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों इस हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाता है, वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? देख, ऑप्शन ए उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, ऑप्शन बी लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर पर, ऑप्शन सी है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, ऑप्शन सी यहाँ पर लिख गया है दोस्तों, जबकि यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका डी होना चाहिए, तो आप इसको डी समझिए। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर है। अब बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा। देखिए उद्दीपन और मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया। कुल मिलाकर के 8 चरणों में इन्होंने सिद्धांत अपना दिया था, विकास का सिद्धांत। और इसमें इन्होंने कहा था कि बालक जो है वो अपनी पहल के माध्यम से ही नई नई चीज़ें सीखता है और फिर इसके बाद उसके कौशलों में क्या होती है, वृद्धि होती चली जाती है और वो मैच्योरिटी को प्राप्त होता है। अर्थात सबसे पहले पहल करता है, अर्थात वो मान लेते हैं कोई किसी वस्तु को उठाता है, फिर उससे उस चीज़ को बनाता है, कोई खिलौना तोड़ता है फिर उसको बनाता है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करता रहता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, वो नई नई चीज़ों को सीखता है, नया कौशल प्राप्त करता है। तो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर जो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो यहाँ पर एकदम आपका सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास ... से ... की ओर बढ़ता है, अर्थात यहाँ पर रिक्त स्थानों में पूछा जा रहा है क्या होगा। तो ऑप्शन ए है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ऑप्शन बी है जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, ऑप्शन सी है विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है और ऑप्शन डी है साधारण से आसान की ओर बढ़ता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न ये हो सकता है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों होगा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। वो सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे होगा,
देखिए विकास, बालक का जो विकास होता है और विकास करते समय वो सबसे पहले अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, तब जा करके वो एक एक अंगों का इस्तेमाल करता है। अर्थात जब पूरे बॉडी का इस्तेमाल करेगा तो उसको हम सामान्य लेंगे। लेकिन अब क्या होगा, अर्थात यहाँ पर ये होता है कि सामान्य से विशिष्ट कौशलों की ओर, सामान्य कौशलों से विशिष्ट कौशलों की तरफ ही विकास होता है यहाँ पर। तो ये विकास का जो सिद्धांत है ये सिद्धांत को बताता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। और इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो बालक पहले पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, फिर अपने पैरों का इस्तेमाल, फिर अपने हाथ का इस्तेमाल, फिर अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल। अर्थात वो सामान्य से, या हम कहें सामान्य से अब वो विशिष्ट की तरफ जाता है, सूक्ष्म की तरफ जाता है, सूक्ष्म कौशलों की तरफ जाता है। तो इस हिसाब से आपका ये सामान्य से विशिष्ट की ओर वाला सही हो जाता है। ये तीन के तीनों ऑप्शन जो हैं वो आपके गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, ऑप्शन बी अहंकारी प्रवृत्ति, ऑप्शन सी नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। अब बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? देखिए अगर यहाँ पर सी नंबर नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति ना दिया रहता तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो है आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति वो सही हो जाता। क्योंकि शैशवावस्था का जो बालक होता है वो आत्मकेंद्रित, अहम केंद्रण की भावना उसके अंदर होती है, सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है। लेकिन चूंकि यहाँ ये जो प्रश्न है वो पूछना चाहता है किसी के सिद्धांत को, तो नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति की जो बात की थी वो फ्रायड के द्वारा की गई थी। और फ्रायड ने बताया था कि नार्सिसिस्ट नाम का एक व्यक्ति था जो कि अपने से बहुत प्रेम करता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपने आप की को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न के पूछने के हिसाब से सी नंबर यहाँ पर आपका एकदम सही हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विकास की मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी देखिए मैंने बताया था, ऊपर एक प्रश्न आया था। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन इरिक्सन के द्वारा किया जाता है और इन्होंने विकास के 8 चरण बताए हुए हैं। तो उन्हीं 8 चरणों में विकास के सिद्धांत बताए हुए, मनोसामाजिक सिद्धांत बताए हुए हैं। इनका मतलब ये था कि बालक समाज से ही सबसे ज़्यादा सीखता है। मनोसामाजिक सिद्धांत का मतलब ये है कि बालक अपने समाज से सबसे ज़्यादा सीखता है, ना कि वो जैविक कारणों की वजह से सबसे ज़्यादा सीखता है। यहाँ पर जैविक कारणों को इन्होंने कम स्थान दिया है, जबकि इन्होंने सामाजिक जो कारण हैं व्यक्ति के बालक के विकास के उनको ज़्यादा महत्व दिया है। तो ये मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो इरिक्सन के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन 5वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब हो गया कि निरंतर कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, ये इसका मतलब हो गया। तो सीधा सा इसका ऑप्शन आपको तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं देखने हैं, बी नंबर आपको सीधा देखना है। बी नंबर पे दिया हुआ है निरंतरता का सिद्धांत। जो विकास है वो निरंतर गति करता है ना। तो निरंतर विकास करता है, विकास जो निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसलिए बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए कई विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, उन विकास के सिद्धांतों में अगर आपने पढ़ा उनको तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। कई बार पूछता है कि कौन सा है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो देखिए विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, सही बात है। विकास क्रमबद्ध होता है, एकदम सही है। विकास निरंतर होता है, एकदम सही है। विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका नहीं सही है। देखिए बाकियों को समझते हैं। विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, इसका मतलब है जैसे अगर मैं ग्राफ बनाए इस तरीके से तो हमारा जो विकास होगा वो इस तरीके से चलेगा, ऐसे वर्तुलाकार चलेगा, ना कि आपका वो ऐसे लंबवत होगा, है ना, या ना तो मतलब इस तरीके से चलेगा, तो वो वर्तुलाकार होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला आपको चित्र बना के दिखाया है, तो इस हिसाब से ये सही हो जाता है। अगर हम बात करें विकास क्रमबद्ध होता है तो विकास चरणबद्ध तरीके से चलता है, एक क्रम के रूप में चलता है। और जैसे कि पहले बालक पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, फिर अपना पूरा हाथ उठाता है, फिर एक अंगुली का इस्तेमाल करता है। तो देखिए
क्रमबद्ध तरीके से उसका विकास हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये भी सही हो जाता है। विकास निरंतर होता है, ये आपने पढ़ा है कि विकास निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी चलता सही है आपका। तो डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है, और इसी वजह से ये 7वें नंबर का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है सिद्धांत नहीं है, तो ये विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि चूँकि अभी यहाँ पर मैंने शुरुआत की है, टेक्निकल प्रॉब्लम में कभी कभी ये हो जाता है कि दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको इसमें चीज़ें समझ में आएगी और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। अगर आप यूपी टेट, सी टेट और लिखित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको ये आपके लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, विकास एक प्रक्रिया है, बताइए कौन सा सही होगा, खंडित, निरंतर, पूर्ण या अपूर्ण। तो यहाँ पर आपको पता होगा आंसर इसका क्या होगा, बी नंबर। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिफाइलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। देखिए सिफाइलोकॉर्डल, जब हम सिफाइलोकॉर्डल की बात करते हैं, ये अंग्रेजी का शब्द है सिफाइलोकॉर्डल, है ना, सिफाइलोकॉर्डल, तो ये अंग्रेजी का शब्द है सिफाइलोकॉर्डल, और इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं मस्तकाधोमुखी। क्या बोलते हैं, मस्तकाधोमुखी। मस्तक से किस तरफ को विकास होता है, मस्तक से पैर की तरफ आपका विकास होता है, तो मस्तकाधोमुखी, मस्तक से पैर की तरफ विकास होता है। तो ये यहाँ पर सिर, यहाँ पर जब इसकी हिंदी आपको पता चल जाएगी तो आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सिर से पाँव की तरफ विकास होगा, तो इस हिसाब से 9वें का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपने जैसे अगर आपका मान लेते हैं ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक ना, इसके पैर हैं, अब सिर से पाँव की तरफ, तो सिर से पाँव की तरफ विकास का मतलब क्या होगा, पहले सिर का विकास होगा, है ना, फिर उसके बाद गर्दन का विकास होगा, फिर सीने का, फिर कमर का, फिर पैरों का, ऐसे विकास होता है बालक का। ये यहाँ पर बताने की कोशिश की, अर्थात बालक सबसे पहले क्या हिलाता है, सर हिलाता है ना, फिर कमर, फिर क्या होता है, कमर के बल चलना शुरू करता है, फिर पैरों के बल खड़ा होता है, फिर हाथ हिलाता है। तो कैसे विकास हो रहा है, सिर से पैर की तरफ विकास हो रहा है, अर्थात ये विकास जो है आपका ऐसे चल रहा है, मस्तकाधोमुखी चल रहा है, सिर से पैर की तरफ, इस तरफ चल रहा है ऐसे, है ना। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। अब लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। देखिए आपने मस्तकाधोमुखी तो पढ़ लिया, अब निकट से दूर का क्रम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए आपने पढ़ा कि ये कोई एक व्यक्ति है, और यहाँ पर हमने देखा कि जो विकास हो रहा है वो आपका कैसे हो रहा है, रीढ़ की हड्डी के लंबवत हो रहा है। जो रीढ़ की हड्डी होती है सिर से पैर की तरफ, ठीक ना, लंबवत हो रहा है, अर्थात आपका विकास जो है वो इस तरीके से ऐसे हो रहा है, सर से पैर की तरफ। लेकिन जब हम बात करते हैं निकट से दूर, तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टिमल। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टिमल। प्रॉक्सिमो यहाँ पर पूरा लिख नहीं पाएगा, प्रॉक्सिमो डिस्टिमल, ये आपको अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं निकट दूर क्रम, या इसको नज़दीक दूर क्रम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये तो आपका मस्तकाधोमुखी हो गया। अब अगर हम बात करें निकट से दूर क्रम की बात अगर हम करते हैं, तो निकट से दूर के क्रम में क्या होता है, बाहर की तरफ विकास होता है, अर्थात ऐसे विकास होता है, इस तरफ बाहर की तरफ विकास होता है। जैसे आदमी ना, पहले क्या होता है, शुरू में उसकी लंबाई बढ़ती है, लेकिन बाद में क्या होता है, एक समय लंबाई रुक जाती है, फिर चौड़ाई बढ़ने लगती है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, मस्तकाधोमुखी एवं निकट दूर से क्रम किस क्रिया का अंग है, ये विकास की क्रिया का अंग है ना दोस्तों। जब विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं वहाँ पर ये आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसके। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11वें की। मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बी नंबर बाल्यावस्था के अंत तक, सी नंबर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, डी नंबर आजीवन पर्यंत। तो बताइए कौन सा सही होगा।
यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन हम वृद्धि की बात करेंगे तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था एक किशोरावस्था। लेकिन जब विकास की बात की जाएगी तो विकास तो निरंतर चलता रहता है हमेशा, और मरते दम तक चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इस हिसाब से डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न है, फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। देखिए फ्रायड जो था वो दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, और इसने व्यक्तित्व के सिद्धांत भी दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक इसको माना जाता है। जो मनोविश्लेषणवाद है उसका जनक फ्रायड को माना जाता है। और दोस्तों इसने जो विकास के सिद्धांत दिए हैं तो व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत कहा जाता है इसके विकास के सिद्धांत को। और इसने अपने इन सिद्धांत में 5 अवस्थाओं की बात की है, अर्थात अपने इस विकास सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा है। एक अवस्था है पहले नंबर की जो अवस्था है, पहले नंबर की अवस्था को दोस्तों कहते हैं मुखावस्था। पहले नंबर की अवस्था जो है वो मुखावस्था है, और ये दोस्तों 0 से 1 वर्ष तक की मानी जाती है। यहाँ बालक अपने अंगूठे को चूसता है, यहाँ पर ये दिखाता है विकास को। जब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरा नंबर दोस्तों है गुदावस्था, जिसको एनल स्टेज बोलते हैं। ये आपका 2 से 3 वर्ष का होता है। यहाँ बालक जो है मलमूत्र के द्वारा अपने विकास को दिखाता है, ये फ्रायड का कहना है। तीसरे नंबर की जब हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर में दोस्तों अवस्था जो है वो लैंगिक अवस्था बोलते हैं, जिसको हम फाइलिक स्टेज बोलते हैं। लैंगिक अवस्था ये जो होती है 4 से 5 वर्ष की होती है फ्रायड के अनुसार। और इसी में उन्होंने एक बात बताई थी ओडिपस कॉम्प्लेक्स की। ओडिपस कॉम्प्लेक्स दोस्तों होता क्या है, ओडिपस और इलेक्ट्रा 2 चीज़ें बताई थी। और इसने बताया था कि एडिपस के बारे में पहले समझ लेते हैं। एडिपस का मतलब एक ग्रीक राजा था जिसने अनजाने में अपने पिता की हत्या कर माता से विवाह कर लिया था, ये इसने स्टोरी यहाँ पर बताई है। और इलेक्ट्रा एक ग्रीक महिला थी जिसने क्या किया था कि अपने भाई द्वारा अपने माता की हत्या करवाई थी। तो इन मनोग्रंथ में बालिका अपने पिता को प्रेम करती है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ओडिपस और इलेक्ट्रा ये 2 जो आपके ग्रंथियों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जो ओडिपस होता है वो बालक के अंदर, इलेक्ट्रा होता है वो बालिका के अंदर। बालक जो होता है वो दोस्तों माँ के प्रति उसका प्रेम ज़्यादा होता है, आकर्षण होता है। जबकि अगर हम बात करें आपके बालिका की तो उसका पिता के प्रति प्रेम का आकर्षण होता है, तो जिसको हम इलेक्ट्रा बोलते हैं। इसने साफ साफ कहा है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, जिसको हम लैंगिक अवस्था के रूप में दिखाते हैं। तो इसके बाद चौथी अवस्था ने बताई सुषुप्ता अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी है, सुषुप्ता अवस्था, जिसकी एज इन्होंने बताई है 6 से 12 वर्ष। आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि बाल्यावस्था में विकास थोड़ा सा शांत होता है, मध्यम पड़ जाता है, स्टॉप हो जाता है वहाँ पर। तो इसने बताया है कि सुषुप्ता अवस्था जो है वो यौन ऊर्जा यहाँ पर शांत हो जाती। देखिए फ्रायड का पूरा सिद्धांत जो है उसने यौन क्रिया को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, इसलिए कई बार इसका लोग आलोचना भी करते हैं, इसकी कई मनोवैज्ञानिक इसकी आलोचना भी करते हैं। तो यौन शक्ति की ही पूरी तरीके से इसने बात की है और उसके आधार पर इसने ये विकास सिद्धांत दिए हैं। तो 5वें की अगर बात करें तो 5वां है जननिक अवस्था। यहाँ पर ये 12 से 20 वर्ष की अवस्था है और बालक क्या करता है, यहाँ पर मनोलैंगिक विकास में परिपक्व हो जाता है। तो ये दोस्तों फ्रायड का था। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय अवस्था बताया जाता है, तो प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था इसने बताया है जैसे बालक जब 0 से 1 वर्ष का होता है तो यहीं से कुछ ना कुछ वो सीखना शुरू कर देता है। तो मुखावस्था जो है यहाँ पर सही माना गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। दोस्तों समझ में तो आया होगा थोड़ा बहुत आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए ये कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, चूंकि अगर है तो सही होता। ऑप्शन बी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, गलत है, अंतः संबंधित होती हैं। ऑप्शन सी है सभी की विकास दर समान नहीं होती, हाँ ये सही हो सकता है। डी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है विकास हमेशा रेखीय होता है, ये गलत है, ये भी गलत है, विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है। तो देखिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, आपने इसको समझा। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित होती हैं, अर्थात आपने देखा होगा कि जितने भी विकास के क्षेत्र होते हैं, जैसे आपका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। अगर बालक का शारीरिक विकास सही नहीं होगा
होगा तो उसका मानसिक विकास भी नहीं होगा। भाई शरीर उसका मैच्योर नहीं हुआ, शरीर स्वस्थ नहीं है, दिमाग उसका खराब रहेगा, दिमाग का विकास नहीं हुआ, हो सकता है बीमार हो जाए। तो जब बीमार हो जाएगा तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, लोगों से सही से बात नहीं कर पाएगा, असमायोजित अपने आप को महसूस करेगा, तो सामाजिक विकास भी नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर कोई विकास का एक पक्ष भी अगर गड़बड़ होता है तो फिर सारे पक्षों में दिक्कत पैदा हो जाती है। इसीलिए ये विकास के सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं अंतः संबंधन का सिद्धांत। अंतः संबंधन का सिद्धांत का मतलब है कि हर एक विकास का क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो ये भी सही हो गया, लेकिन सही कैसे है? चूंकि इसमें बोला गया नहीं है इसलिए गलत हो जाता है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये सही है। अर्थात विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी के विकास की दर कम होती है, किसी के विकास की गति ज़्यादा होती है। क्षमता भी काम करने की अलग अलग हो सकती है, विकास की गति भी अलग अलग वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनुसार हो सकती है। विकास रेखीय नहीं होता है बल्कि वर्तुलाकार होता है। यहाँ पर हमने बात की थी कि विकास रेखीय नहीं होता है बल्कि कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। इस हिसाब से गलत हो जाता है। तो आपके 3 ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया, इसके अलावा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर सही हो जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। देखिए, रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी या प्रयोगात्मक विधि। तो यहाँ पर बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक जो विधि है वो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों केस स्टडी है। केस स्टडी में दोस्तों किया क्या जाता है कि बालक, ये बहुत ही सरल विधि है, सुगम विधि है। इसमें किसी एक घटना को उपकरण के तौर पर लिया जाता है, बालक का अध्ययन किया जाता है कि बालक क्या कर रहा है। एक घटना को हम लेते हैं कि बालक इतने समय में कौन से काम किए हैं, तो एक घटना को हम लेते हैं, उसके हिसाब से हम बालक का अध्ययन करते हैं। तो बहुत ही सिंपल विधि है ये केस स्टडी, जिससे बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है ये। ठीक है, तो केस सी नंबर जो है केस स्टडी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? नंबर ऑप्शन ए, यह एक वैज्ञानिक विधि है, सही बात है। यह विधि बहुत जटिल होती है, गलत। मैंने बताया कि सरल होती है। यह सरल और सस्ती होती है, ये सही है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, नहीं, ये कारण का पता लगाकर समस्याओं का समाधान नहीं करती है, बल्कि ये क्या करती है? घटना का पूरा आकलन किया जाता है इसके द्वारा। तो यहाँ पर ये जो आपका इसका ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा सही होगा? यह देखिए, यहाँ पर डी भी सही है, यहाँ पर दोस्तों डी भी सही है, सरल और सस्ती होती है। हाँ, यहाँ पर समस्याओं का पता लगाया जाता है कारण समझ करके, बिल्कुल सही है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, एकदम सही है। यहाँ पर ये बहुत जटिल होती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये विधि जो है वो सरल है। तो यहाँ पर दोस्तों समझ सकते हैं आप, क्या इसका आंसर होगा? बी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा शुरू होती है? ये हमने बात की थी, अभी आपको बताया था पूरी तरीके से इसमें क्या है। तो देखिए, जो फ्रायड ने बताया था आपका लैंगिक अवस्था, जिसको हम फैलिक स्टेज बोलते हैं, वो 4 से 5 वर्ष की एज को बताया था। तो 4 से 5 वर्ष तक की एज को हम दोस्तों शैशवावस्था में रखते हैं। तो जो आपका ओडिपस और इलेक्ट्रा शुरू होती है वो आपकी शैशवावस्था में होती है, ना कि बाल्यावस्था में। देखिए, बाल्यावस्था में इन्होंने बताया है कि क्या होता है कि यौन ऊर्जा शांत हो जाती है। जब हम किशोरावस्था की बात करेंगे इनके हिसाब से, तो क्या होता है? मनोलैंगिक विकास हो जाता है। मनोलैंगिक विकास में परिपक्वता बालक प्राप्त कर लेता है, अर्थात अब वो लैंगिक चीज़ों के बारे में, यौन के बारे में मैच्योर हो जाता है, वो समझने लगता है अच्छे से क्या सही है और क्या गलत है ना। तो ए नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17, विशेष अवधि के दौरान विकास मतलब एक कोई लड़का प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसारित करता है? देखिए, समन्वय का सिद्धांत, बी नंबर इनिरंतरता का सिद्धांत, सी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत को हम एकीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। जब बालक पूरे शरीर का इस्तेमाल शुरू करता है, फिर अपने एक एक अंगों का इस्तेमाल करता है, फिर अंगों को और शरीर का एक साथ इस्तेमाल करता है, तो उसको हम समन्वय का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब है कि विकास निरंतर चलता रहता है। चक्राकार का प्रगति का सिद्धांत का मतलब ये है कि बालक पहले चीज़ों को क्या करता है कि प्रगति करता है, विकास करता है, लेकिन बाद में अपने आप को उसमें एडजस्ट भी करता है। तो ये चक्राकार प्रगति का सिद्धांत है। समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है उसमें यह है कि बालक का विकास गति कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन विकास जो है वो समान प्रतिमान से आगे बढ़ता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है इस हिसाब से। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं?
आप बताइए क्या इसका आंसर होगा? हाँ, नहीं, मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, डी, या ईश्वर पर निर्भर है। तो दोस्तों मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता है तो एकदम गलत हो गया, क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो बालकों के लिए ही तो बना हुआ है। बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं, वैसे बना तो सभी के लिए है, लेकिन जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये जो है पूरी तरीके से बालकों के लिए बना होता है। तो ये तो बताएगा ही आनुवंशिकता के आधार पर, वातावरण के आधार पर बालक में क्या प्रभाव होते हैं। ईश्वर पर निर्भर है, ये एकदम गलत है। हम यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा कि क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो बालक हैं वो अच्छे माता पिता के बच्चे अच्छे ही हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुद्धिमान माता पिता नहीं होते हैं फिर भी उनके बच्चे अच्छे होते हैं। तो बात ये होती है कि आनुवंशिकता के आधार पर गुण तो उनको अच्छे नहीं मिले, लेकिन वातावरण अच्छा मिल गया तो अच्छे हो गए। बुद्धिमान माता पिता हैं, उनके बच्चों को वातावरण अच्छा नहीं मिला तो भी वो गड़बड़ हो सकते हैं। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि सदैव ही, क्योंकि यहाँ पर सदैव लगा हुआ है, इसका मतलब है कि सदैव ऐसा नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। दोस्तों निरीक्षण विधि में दूसरों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि अगर हम अपना अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर पक्षपात हो जाता है। अपने अध्ययन करने में हम बहुत सारी चीज़ों को छिपा सकते हैं, इसलिए निरीक्षण विधि जो है वो अपने लिए नहीं होती है, बल्कि किसके लिए होती है? दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत, या व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत? तो देखिए निरंतरता का सिद्धांत तो बिल्कुल नहीं होगा, एकदम यहाँ से बात अलग है। एकीकरण सिद्धांत की बात करेंगे, ये हो सकता है। सामान्य से विशेष की बात करेंगे, ये भी हो सकता है। व्यक्तिक भिन्नता का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो सकता। तो दो तो एकदम रिजेक्ट हो गए, पहला नंबर और डी नंबर। अब हम लोग बी और सी की बात कर लेते हैं। देखिए जब हम बात सी की करते हैं सामान्य से विशेष सिद्धांत की ओर, जब हम बात सी की कर रहे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी की, तो यहाँ क्या होता है कि सामान्य से विशेष का मतलब है कि बालक क्या करेगा कि पहले अपने पूरे, देखा होगा कई बार जब पेन को पकड़ता है, किसी चीज़ को पकड़ता है, तो क्या करता है? पहले वो पूरे हाथ से पकड़ता है, पूरी अंगुलियों का एक साथ इस्तेमाल करता है। बाद में धीरे धीरे क्या करता है कि एक एक अंगुलियों का इस्तेमाल शुरू कर देता है ना। तो सामान्य से विशेष की तरफ ये हो गया। लेकिन पहले वो अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल किया, पूरे हाथ का इस्तेमाल किया, फिर पूरे अंगुलियों का इस्तेमाल किया, फिर दोनों को एक साथ जब चल करता है, तो इसको हम दोस्तों बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है। सामान्य से विशेष का मतलब हो गया जब पहले हाथ का इस्तेमाल करे फिर उंगली का इस्तेमाल करे, सिर्फ इतना हो तब सामान्य से विशेष। लेकिन जब क्या हो कि पहले हाथ का फिर उंगली का फिर दोनों का एक साथ, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? एकीकरण का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका ये सही हो जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच।